नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों तथा 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस प्रकार आज कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं तथा बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन आप सभी के लिए काफी खुशी का दिन है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, मगर भावी प्रत्याशियों ने अभी से चुनावी मैदान में ताल ठोकनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व GMVN उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने अपनी दावेदारी मजबूत मानते हुए कांग्रेस हाईकमान से टिहरी लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि मोर्चा की ओर से मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी की अगुवाई में मोर्चा पदाधिकारियों ने विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी इस मांग को रखा। इस दौरान रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा ने पिछले करीब 25-30 सालों से जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे मुकाम तक पहुंचाया। उसी तरह अगर पार्टी उन्हें टिहरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाती है तो वो सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। नज़दीक है और ऐसे में जनसंघर्ष मोर्चा हमने सोचा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मतलब रघुनाथ सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाती है टिहरी लोकसभा क्षेत्र से, निश्चित तौर पे जो जनता की जो आवाज़ है जो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस अगर बोलना चाहती है तो उनकी आवाज़ को भी कई तरीके से दबाने का काम किया जाता है। लेकिन हम अगर इसमें प्रत्याशी बनाया जाता है हमको, तो निश्चित तौर पे जो आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है उसको हम बहुत मुखरता के साथ, क्योंकि आपने देखा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम डायरेक्ट भ्रष्टाचारियों के गले में हाथ डालने का काम करते हैं। ये हमारे करीब 28-30 साल का जो संघर्ष है, जो हम जनता के लिए लगातार सड़कों पे हम लोग लड़े हैं जनसंघर्ष मोर्चा के, और कई तरह से जनता को न्याय दिलाने का काम किया है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी से ये आग्रह है कि अगर वो हमें प्रत्याशी बना दे तो निश्चित तौर पे हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। पूरा देश प्रदेश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला और का उसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय भावी प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे ठोकने शुरू कर दिए। इसी क्रम में उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने टिहरी लोकसभा सीट पर ताल ठोकते हुए अपनी जीत का दावा किया। विकासनगर पहुंचे डॉक्टर फरमान सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश की अन्य लोकसभा सीटों के साथ उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। रिपब्लिकन पार्टी भारत के हर राज्य के अंदर अपने उम्मीदवार उतारेगी और करप्शन और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी। आज उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला कि उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बात करें उत्तराखंड की, तो ऐसे में क्या मुद्दे मानते हैं पहाड़ी क्षेत्र के? उत्तराखंड राज्य के अंदर 2 पार्टियों ने नशे की ओर धकेला है, बेरोजगार की ओर पहुंचाया है और दिन पे दिन उत्तराखंड राज्य के अंदर करप्शन बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी इस राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी। बात जो यहाँ की सीटें हैं, लोकसभा सीटें, इनमें उम्मीदवार तय हो चुके हैं या फिर अभी तय होने बाकी हैं? 2 लोकसभा में उम्मीदवार फाइनल से हैं। हरिद्वार लोकसभा और टिहरी लोकसभा से उम्मीदवार फाइनल लिस्ट है। 3 उम्मीदवारों की पड़ताल चल रही है, बहुत जल्दी वो भी आपके सामने रख दिया जाएगा। तो कब तक नाम सामने आ पाएंगे?
5-10 दिन के अंदर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं कहीं से? हाँ, मेरा भी इरादा है कि राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले मैं टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। जनता मेरा साथ देगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसान उप जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर पिछले 7 महीनों से 20 गांव की भूमि को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। चुनावी समय नजदीक आ गया है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों को जल्दी पूरा करने की मांग की। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आचार संहिता लगने के बाद भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मांग विशेषकर यही जो भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है, जिसे आज 7 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। और अभी जो मीटिंग हुई थी 23 फरवरी को, उसमें भी बड़ी मजबूती से कहा गया कि इसे यथाशीघ्र हम समाधान की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ के सारे किसानों मजदूरों का कहना है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। तो हमारा मानना है कि आचार संहिता से पहले इसका संपूर्ण समाधान सरकार करे, ताकि आचार संहिता के दौरान ये आंदोलन जो है उस बीच में ना आए, और अगर समाधान नहीं होता तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। हल्द्वानी में बीते 8 फरवरी को बनफूलपुरा हिंसा में शामिल महिला पत्थरबाजों की पुलिस ने गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनफूलपुरा हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवियों को पुलिस ने वीडियो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अन्य महिला उपद्रवियों की भी चिन्हीकरण का काम चल रहा है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर कई टीमें काम कर रही हैं। आगे भी अन्य महिलाओं की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के नुकसान का आकलन भी प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि बनफूलपुरा हिंसा में पुलिस ने अब तक 84 पुरुष और 5 महिलाओं समेत कुल मिलाकर तकरीबन 90 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। चिन्हित करिए। देखिए, बनफूलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पे पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी, उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? क्या और भी चिन्हित करी हैं अभी? देखिए, और भी महिलाएं हैं जिनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो हमारे पास जो बाकी वीडियोज हैं, फुटेज है, उनके आधार पर हम बाकी लोगों को चिन्हित करें। आने वाले समय में और महिला। हल्द्वानी के बनफूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे में अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम के द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है। दंगे को लेकर लोगों से बातचीत भी की गई और इस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको वो राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनको चिन्हित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घटना उत्तराखंड के लिए शर्मनाक है। देखिए, जिस तरीके से 8 तारीख की घटना घटी है और वो उत्तराखंड को कलंकित करने वाली घटना है, जो उत्तराखंड में पहली ऐसी घटना है जहां पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हुआ हो या आगजनी का इस्तेमाल हुआ हो। इतनी लंबी फेरी से वाहनों की लगभग 100 से ऊपर वाहन जले हैं और काफ़ी क्षति जो है थाने को पहुंचाई गई। तो उसको देख करके गंभीर है सरकार, और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है यहाँ कुमाऊं कमिश्नर के नेतृत्व में। वो भी अपनी जाँच कर रहे हैं। हमारा जो केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो भी अपनी टीम को लेकर के यहाँ आए थे। उन्होंने मौके का मुआयना किया है और
अधिकारियों से भी बात की है, पीड़ितों से भी बात की है और समस्त जो बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अन्य दल के राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। सबकी बात को लेकर के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो सरकार को देगा। इसी क्रम में मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे सामने ये सारी सब चीज़ें आई हैं, तो मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो जांच कर रहा हूँ वो अपनी रिपोर्ट भी मैं सरकार को दूंगा और सरकार उस रिपोर्ट को भी गंभीरता से लेगी। कुछ चीज़ें हमारे सामने चौंकाने वाली आ रही हैं जो हम उस अपनी रिपोर्ट में रखेंगे और यहाँ की जो प्रशासन है उससे भी हमारी बराबर संपर्क है, पुलिस प्रशासन से भी संपर्क है। लगातार जांच चल रही है, लगातार हम निगाह रखे हुए हैं, हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी घटना हुई है, उस एक ही वक्त में एक ही घंटे के अंदर घटना के 4 स्थान ऐसे हैं जो एक ही जगह पर घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ओला उबर टैक्सी के संचालन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओला उबर और ऑटो जो कंपनी के साथ समाहित है, इन सभी का संचालन तत्काल रोका जाए और जब तक सीबीआई की जांच पूरी ना हो तब तक ओला उबर के लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाए। परेल मुख्यालय में एक आरटीआई लगाई गई जिसमें बताया गया कि भाई ओला उबर जो है संचालित होगी किस नियम के तहत होगी। तो इनके द्वारा जब मुझे बताया गया कि हमने जो है अभी ओला उबर का जो है हमने इसको संचालन देहरादून में संचालन के लिए लाइसेंस नहीं दिया, जबकि इनकी नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आप जब तक आपको एग्रीगेटर का लाइसेंस, जब तक संचालन का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा जब तक आप संचालन नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने वर्षों से अगर ये संचालन हो रहा है और आरटीओ के, अगर हम तो सीधा कहेंगे कि आरटीओ का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इनकी खुद की 2020 की ऑन डिमांड नियमावली है उसमें सिर्फ जो है टैक्सी संचालन की बात की गई है और यहाँ पर ओला उबर द्वारा जो है ऑटो को भी अधिकृत करके ऑटो को भी अपने संरक्षण में चलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सीधा पैसा जो ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को इतना मिलना था, जो इनके द्वारा जो है ओला उबर कंपनी के द्वारा बिना नियमों के तहत बिना लाइसेंस लिए जो इन्होंने इतना कमीशन जो है इतनी लाखों करोड़ों रुपए की जो कमीशन उनके द्वारा जो खाई गई है, हमारी सरकार से मांग है कि इनसे वसूली जाए और इस पे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसमें जब तक सीबीआई की जांच हो जाए या कोई जांच ना हो जाए तो तब तक जो है ओला उबर को अब लाइसेंस। मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूँ कि ओला उबर या जो भी रैपिडो हैं, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहाँ पर संचालन कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इन एग्रीगेटर के अंदर चलना चाहता है तो वो पहले उनके लाइसेंस की जानकारी ले ले, लाइसेंस की जानकारी के बाद अपने वाहन को कॉमर्शियल बनाए और नियम अनुसार वो संचालित कर सकते। उत्तराखंड में लंबे समय से बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए। आज बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड छात्र संघ और कोविड कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का कूच किया। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में 65,000 सरकारी पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार भर्ती करने को तैयार नहीं, सिर्फ भर्ती विज्ञापन तक सीमित है। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सुभाष रोड तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।
भर्ती का, उसके बाद भर्ती निकाल देनी चाहिए। आयोगों में अध्याचन पड़े हुए हैं, उन अध्याचनों पर विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं को चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डबल इंजन ये इशारा कर रही है कि हम तानाशाही पर उतर आए हैं, हम मनमानी पर उतर आए हैं। परसों ही विधानसभा सत्र में एक प्रश्न लगाया गया था। मुझे लगता है कि झबरेड़ा के जो विधायक है वीरेंद्र चाटी जी, उन्होंने एक प्रश्न लगाया था कि उत्तराखंड में कुल बीएड प्लस डीएलएड बेरोजगार प्रशिक्षित बेरोजगार कितने हैं और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका और कितने लोगों को आप कब तक रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। तानाशाही का रवैया ये है कि उस प्रश्न को ही नियम 58 के टैक्स को हटा दिया गया। उस प्रश्न को हटा के आपने उसको हटा दिया और कह दिया गया कि हमारे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, इसलिए हम प्रश्न को हटा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए तो सही नहीं है। अभी तो हम आंदोलन कर भी रहे हैं, अगर इसी प्रकार चीज़ें चलती रहे तो कल के दिन आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारी चिंता है। हम चाहते हैं कि युवाओं की समस्त मांगों पर अमल हो, विचार हो और सरकार उन मांगों को माने। सरकार टेबल टॉक करें, सरकार बैठे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लोकसभा और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।